हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द गेटवे क्लासेस। माय नेम इज गुलशन कुमार और मैं आपको पढ़ा रहा हूं इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स। इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स में हमारी यूनिट चल रही है एप्लीकेशन ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन एंड फोरियर ट्रांसफॉर्म। और इस यूनिट के अंदर हमारा टॉपिक चल रहा है सॉल्यूशन ऑफ वन डायमेंशनल वेव इक्वेशन, जिसका एक लेक्चर हमारा कंप्लीट हो चुका है। देखिए, इस यूनिट के अंदर हमारे अभी तक टोटल 3 लेक्चर हुए हैं, जिसमें से पहले 2 लेक्चर में मैंने आपको पढ़ाया था मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है, क्योंकि मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल से आप एप्लीकेशन ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन के सभी क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो इसलिए अगर आप चाहते हैं कि आज का लेक्चर और आज के बाद इस यूनिट में जो आगे आने वाले लेक्चर्स हैं वो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएं, तो आपको पहले मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल के दोनों लेक्चर को बहुत ध्यान से पढ़ना है। जितने भी क्वेश्चन मैंने आपको उनमें सॉल्व कराए हैं वो सभी क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने हैं। और लास्ट लेक्चर जो हमारा हुआ था, जिसमें हमने वन डायमेंशनल वेव इक्वेशन को सॉल्व किया था, वो लेक्चर भी इंपॉर्टेंट है, वो भी आपको अच्छे से आना चाहिए। क्योंकि लास्ट लेक्चर अगर आपको नहीं आता है तो आज आपको समझने में क्या होगा, दिक्कत आएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज का लेक्चर। और आज सीधे हम क्या करेंगे, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। किसके ऊपर बेस्ड? वन डायमेंशनल वेव इक्वेशन के ऊपर बेस्ड। तो वन डायमेंशनल वेव इक्वेशन के ऊपर बेस्ड हमारा पहला क्वेश्चन यहां पर है और इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है। देखिए, नो डाउट ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा लेंथी होते हैं, लेकिन क्योंकि सभी क्वेश्चन लगभग एक ही जैसे होते हैं, केवल एंड में जाके थोड़ा सा वेरिएशन आता है, तो इसलिए ये क्वेश्चन बहुत आसान है। लेंथी जरूर है। देखिए, अगर आपको क्वेश्चन अच्छे से आ जाएगा तो क्वेश्चन कितना भी लेंथी हो, बहुत ज्यादा समय आपको करने में नहीं लगेगा। और वैसे भी सभी क्वेश्चन लेंथी नहीं होते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, यहां पर क्या पूछा गया आपसे। देखिए, लास्ट लेक्चर में मैंने आपको पढ़ाया था स्ट्रिंग के बारे में, है ना। स्ट्रेच स्ट्रिंग यानी कि किसी स्ट्रिंग को अगर 2 एंड पर फिक्स कर दिया जाए और उसके बाद उसको क्या करें, पुल करके छोड़ दे, तो उस स्ट्रिंग में क्या होता है, वाइब्रेशन आता है। ये मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि मान लीजिए एक स्ट्रिंग है, दोनों साइड से इसको फिक्स कर दिया और उसके बाद इसको पुल करके अगर छोड़ देंगे तो क्या होगा, यहां पर वाइब्रेशन होंगे। क्या होंगे? यहां पर वाइब्रेशन होंगे, यानी कि स्ट्रिंग वाइब्रेट करेगी। वाइब्रेट करेगी तो इसमें वेव प्रोड्यूस होगी, जो आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा बहुत डिटेल में। तो जब वेव प्रोड्यूस होती है तो उस वेव की जो इक्वेशन होती है उसी को हम कहते हैं वन डायमेंशनल वेव इक्वेशन या फिर इक्वेशन ऑफ स्ट्रिंग। तो हमें यहां पर देखो, क्वेश्चन ध्यान से देखो, फाइंड द डिफ्लेक्शन ऑफ ए टाइटली स्ट्रेच वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग। तो आपको देखो, जहां पर भी आपको स्ट्रेच स्ट्रिंग दिखाई देगी, वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग, तो आपको समझ जाना है कि क्वेश्चन वन डायमेंशनल वेव इक्वेशन का है। बात समझ में आ गई? तो यहां पर सबसे पहले देखिए, आपका पहला स्टेप यहां पर क्या होगा, जरा ध्यान दीजिए। सबसे पहले आप यहां पर लिखेंगे, देखिए यहां पर स्ट्रिंग की बात हो रही है, तो सबसे पहले आप इक्वेशन ऑफ स्ट्रिंग लिखेंगे। तो द इक्वेशन ऑफ स्ट्रिंग। तो स्ट्रिंग की इक्वेशन क्या होती है, जैसे ही आपको स्ट्रिंग दिखाई दे सबसे पहले आप इक्वेशन ऑफ स्ट्रिंग लिखिए। अब ये इक्वेशन ऑफ स्ट्रिंग क्या है, ये वन डायमेंशनल वेव इक्वेशन ही है। बात समझ में आ रही है ना। द इक्वेशन ऑफ स्ट्रिंग क्या होगी, वन डायमेंशनल वेव इक्वेशन। तो यहां पर सबसे पहले मैं वन डायमेंशनल वेव इक्वेशन को लिख देता हूं, del 2y अपॉन del t स्क्वायर इज इक्वल टू c स्क्वायर del 2y अपॉन del x स्क्वायर। ये किस चीज की इक्वेशन है, ये स्ट्रिंग की इक्वेशन है, यानी कि इस स्ट्रिंग से जो वेव प्रोड्यूस होगी उस वेव की इक्वेशन है। तो इसी इक्वेशन को हम क्या कहते हैं, वन डायमेंशनल वेव इक्वेशन। देखिए, हमारा जो टारगेट, हमारा जो टॉपिक है आज का, वो वन डायमेंशनल वेव इक्वेशन है। तो वन डायमेंशनल वेव इक्वेशन इसी को कहते हैं। अब क्योंकि यहां पर क्वेश्चन में स्ट्रिंग वर्ड का यूज हो रहा है, तो हमने इसको क्या लिख दिया, द इक्वेशन ऑफ स्ट्रिंग। तो द इक्वेशन ऑफ स्ट्रिंग कहें या वन डायमेंशनल वेव इक्वेशन कहें, एक ही बात है। बात समझ में आ गई? चलिए, अब यहां पर आप क्या करेंगे, इस इक्वेशन को इक्वेशन नंबर 1 मान लेंगे। इक्वेशन नंबर 1 इसको एज्यूम कर लेंगे। अब आगे देखिए, अब इस क्वेश्चन के अंदर आपको ध्यान से देखो क्या क्या गिवन है। इस क्वेश्चन के अंदर आपको क्या क्या गिवन है। फाइंड द डिफ्लेक्शन आपको फाइंड करना है ऑफ ए टाइटली स्ट्रेच्ड वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग ऑफ यूनिट लेंथ। ये इंपॉर्टेंट है, यानी कि स्ट्रिंग की जो लेंथ है, स्ट्रिंग की जो लेंथ है, इसकी लेंथ कितनी है। देखिए, लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था कि स्ट्रिंग की लेंथ हम एज्यूम करके चल रहे थे L, लेकिन यहां पर लेंथ 1 है। तो इसका मतलब आपको यहां पर क्या दे दिया गया,
आपको यहां पर दिया गया है लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, आपको क्या गिवन है, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग। तो स्ट्रिंग की लेंथ इस बार आपको गिवन है, तो चलिए स्ट्रिंग की लेंथ को मैं लिख देता हूं। स्ट्रिंग की लेंथ हमें गिवन है L इक्वल टू 1 यूनिट, तो 1 यूनिट इसकी लेंथ गिवन है। बोलो बात समझ में आ गई, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए इसके आगे आपको क्या क्या गिवन है उसको जरा ध्यान से समझते हैं, है ना। देखो जैसा कि मैंने आपको लास्ट लेक्चर में भी बताया था, देखो ये हमारी वन डायमेंशनल वेव इक्वेशन है, इसको कैसे सॉल्व करते हैं ये मैं आपको लास्ट लेक्चर में पढ़ा चुका हूं। इस इक्वेशन को सॉल्व करना आपको आना चाहिए। देखिए जितने भी क्वेश्चन वन डायमेंशनल वेव इक्वेशन के होंगे, यानी कि जितने भी क्वेश्चन स्ट्रेच वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग के होंगे, सभी क्वेश्चन के अंदर आपको क्या करना है, इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। देखिए लास्ट में जब हमने इसको सॉल्व किया था लास्ट लेक्चर में, तो वहां पर जो हमने बाउंड्री कंडीशन ली थी ना, वो बाउंड्री कंडीशन स्टैंडर्ड बाउंड्री कंडीशन थी। अब जरा मेरी बात को ध्यान से समझिए, जो हमने लास्ट लेक्चर में बाउंड्री कंडीशंस कंसीडर की थी या इनिशियल कंडीशन को कंसीडर किया था, वो स्टैंडर्ड थी। अब क्या होगा, जो वन डायमेंशनल वेव इक्वेशन के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन होंगे, उन क्वेश्चन में होगा क्या एक्चुअल में, उन क्वेश्चंस में आपको बाउंड्री कंडीशन और इनिशियल कंडीशंस गिवन होंगी। बाउंड्री कंडीशंस और इनिशियल कंडीशंस क्या होंगी, गिवन होंगी। क्या बाउंड्री कंडीशन और इनिशियल कंडीशंस चेंज होंगी? देखिए बाउंड्री कंडीशन जनरली चेंज नहीं होती है, बाउंड्री कंडीशन जनरली चेंज नहीं होती है, किसी किसी क्वेश्चन में थोड़ा बहुत चेंज करते हैं। इनिशियल कंडीशन में थोड़ा बहुत चेंज होता है, इनिशियल कंडीशन में चेंज होगा। तो एक बात आप अच्छे से समझ लीजिए, हम आज कुछ भी नया नहीं करेंगे, जो हमने लास्ट लेक्चर में किया था सब कुछ वैसा ही रहेगा, बस अंतर थोड़ा सा आएगा बाउंड्री कंडीशंस के अंदर। बाउंड्री कंडीशन पे आपको फोकस करना है, बाकी कुछ भी नया नहीं है। तो यहां पर जरा ध्यान दीजिएगा, क्या है यहां पर बाउंड्री कंडीशन। तो सबसे पहले हम बाउंड्री कंडीशंस को लिख लेते हैं, बाउंड्री कंडीशंस। ध्यान दीजिएगा बाउंड्री कंडीशंस पे, यही यहां पर इंपॉर्टेंट है। देखिए पहली बाउंड्री कंडीशंस क्या है, जरा ध्यान से समझेंगे। यहां पर हमें कहा गया फाइंड द डिफ्लेक्शन ऑफ ए टाइटली स्ट्रेच वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग ऑफ यूनिट लेंथ दैट इज, देखिए यूनिट लेंथ वो तो हमने लिख दिया, इसकी यूनिट लेंथ है, दैट इज इनिशियली एट रेस्ट। देखो स्टार्टिंग में इनिशियली क्या है, वो रेस्ट पे है, एंड हुज इनिशियल पोजीशन इज गिवन बाय, और उसकी ये इनिशियल पोजीशन आपको दी गई है। अब मेरी बात यहां पर ध्यान से समझिए, बाउंड्री कंडीशन के बारे में यहां पर कुछ बोला गया क्या। देखो इन्होंने कहा फाइंड द डिफ्लेक्शन ऑफ ए टाइटली स्ट्रेच वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग ऑफ यूनिट लेंथ, केवल इतना कह दिया कि लेंथ जो है वो 1 यूनिट है, बाकी तो कुछ और नहीं कहा बाउंड्री कंडीशन के बारे में। इसका मतलब बाउंड्री कंडीशंस क्या होंगी, ध्यान दीजिए। देखो ये स्ट्रिंग है, ये स्ट्रिंग है जिसकी लेंथ है 1 यूनिट, 1 यूनिट, इधर से भी फिक्स है, इधर से भी फिक्स है। अब जरा ध्यान देना, जब ये स्ट्रिंग वाइब्रेट करेगी तो इस पॉइंट पर x की वैल्यू होगी 0 और इस पॉइंट पर x की वैल्यू होगी 1। जब x इक्वल टू 0 है, अब जैसा कि मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि जिस पॉइंट पर स्ट्रिंग फिक्स होती है उस पॉइंट पर कोई भी डिफ्लेक्शन नहीं आएगा, और हम यहां पर डिफ्लेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं y से। इसका मतलब यहां पर भी y 0 और यहां पर भी y 0 ही होगा। तो हम यहां पर बाउंड्री कंडीशन क्या लिखेंगे, पहले एट x इक्वल टू 0, एट x इक्वल टू 0 y इक्वल टू 0, है ना, और एट x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 1 y इक्वल टू अगेन 0। तो ये दो बाउंड्री कंडीशंस हमें गिवन है। तो मैं एक काम करता हूं, मान लेता हूं कि ये है हमारी बाउंड्री कंडीशन 1 और इसको मैं मान लेता हूं बाउंड्री कंडीशन 2 ना, मैंने नाम दे दिया, दिस इज बाउंड्री कंडीशन 1, दिस इज बाउंड्री कंडीशन 2। अब आगे देखो ना, अब मैं यहां पर क्या करने जा रहा हूं, इनिशियल कंडीशन लिखने जा रहा हूं, इनिशियल कंडीशंस। अब जरा ध्यान देना इनिशियल कंडीशंस क्या क्या है। देखो इनिशियल कंडीशंस क्वेश्चन में गिवन है, जरा ध्यान से देखेंगे। फाइंड द डिफ्लेक्शन ऑफ ए टाइटली स्ट्रेच वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग ऑफ यूनिट लेंथ दैट इज इनिशियली एट रेस्ट, जो कि स्टार्टिंग में रेस्ट पर है। भाई इनिशियली अगर रेस्ट पर है तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जब टाइम 0 था उस समय वेलोसिटी भी 0 थी, है ना। ये तो आप अच्छे जानते हैं ना कि अगर कोई बॉडी स्टार्टिंग में रेस्ट में है तो इसका मतलब ये है कि जब उसका टाइम 0 है, t इक्वल टू क्या 0 है, तो उस समय वेलोसिटी क्या होगी, 0 होगी। तो यहां पर इसका मतलब ये है
कि एट टी इक्वल टू 0 डेल वाई अपॉन डेल टी, डेल वाई अपॉन डेल टी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है यहां पर, वेलोसिटी को, तो डेल वाई अपॉन डेल टी की वैल्यू 0 होगी। कब, जब टी इक्वल टू 0। देखिए टाइम कब 0 होता है, टाइम इक्वल टू 0 होने का मतलब है वो टाइम जिस समय पर आपने किसी चीज को स्टडी करना शुरू किया। यहां पर इस स्ट्रिंग को जिस समय स्टडी करना स्टार्ट किया उस समय इनिशियली वो रेस्ट में थी। इसका मतलब जब आपने इसको स्टडी करना स्टार्ट किया उस समय टाइम क्या मानेंगे आप, 0 मानेंगे। चलिए आगे चलते हैं। एंड हुज इनिशियल पोजीशन इज गिवन बाय, और उसकी जो इनिशियल पोजीशन है वो ये गिवन है। देखिए ये इनिशियल पोजीशन है, यानी कि फिर से वर्ड आ गया इनिशियल। इनिशियल मतलब t इक्वल टू 0, तो इसका मतलब यहां पर एक और इनिशियल कंडीशन है एट t इक्वल टू 0 पर, और वो क्या है, y इक्वल टू, ये देखिए y इक्वल टू, जब t इक्वल टू 0 है तो ये y की वैल्यू है, y इक्वल टू साइन पाई x प्लस 1/3 साइन 3 पाई x प्लस 1/5 साइन 5 पाई x। ये हमारे पास क्या t इक्वल टू 0 पर है। तो यहां पर हमारे पास दो इनिशियल कंडीशन आ गई, तो मैं एक काम करता हूं, इसको नाम दे देता हूं इनिशियल कंडीशन 1 का, और इसको नाम दे देते हैं इनिशियल कंडीशन 2 का। तो देखो दो बाउंड्री कंडीशन, दो इनिशियल कंडीशन, यही आपको क्वेश्चन के अंदर जो है सर्च करना है, ढूंढना है कि बाउंड्री कंडीशन क्या है और इनिशियल कंडीशन क्या है। जब आपको क्वेश्चन के अंदर बाउंड्री कंडीशन मिल जाए, इनिशियल कंडीशन मिल जाएगी, तो अब आप क्या करेंगे, ये जो आपकी इक्वेशन ऑफ स्ट्रिंग है, यानी कि जो वन डायमेंशनल वेव इक्वेशन है, सबसे पहले आप इसको सॉल्व करेंगे। बात समझ में आ गई ना। देखिए आपने वन डायमेंशनल वेव इक्वेशन को लिख दिया, इस क्वेश्चन के अंदर जो जो गिवन था आपको वो सारा गिवन डेटा आपने लिख दिया। अभी तक हमने इस क्वेश्चन में कुछ भी सॉल्व नहीं किया है, अभी सिर्फ हमने क्वेश्चन के अंदर जो डेटा गिवन था उस डेटा को हमने लिख लिया है, जिससे कि हम जब क्वेश्चन सॉल्व करें तो इस डेटा का यूज कर सकें। अब क्या करना है, आप जरा ध्यान से समझिए बात को। अब आपको इस वन डायमेंशनल वेव इक्वेशन को सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करना है ये मैं आपको लास्ट लेक्चर में पढ़ा चुका हूं। बात समझ में आ गई। आप इस वन डायमेंशनल वेव इक्वेशन को सॉल्व करेंगे मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल से। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, y इसका सॉल्यूशन को एज्यूम कर लेंगे y इक्वल टू एक्स टी। उसके बाद सॉल्यूशन को एज्यूम करने के बाद डेल टू वाई अपॉन डेल टी स्क्वायर को कैलकुलेट करेंगे, यहां पर पुट कर देंगे। डेल टू वाई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर को कैलकुलेट करेंगे, उसको भी यहां पर सब्स्टिट्यूट कर देंगे। फिर इस रेशियो को k के इक्वल मान लेंगे। वहां से आपको दो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन मिलेंगी। उन दोनों ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन को आप क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। लेकिन वहां पर आप लेंगे 3 केस। देखिए जब आप इसको k के इक्वल मानेंगे तो वहां पर आपको 3 केस लेने पड़ेंगे, k इक्वल टू 0, k इक्वल टू p स्क्वायर, k इक्वल टू माइनस p स्क्वायर। ये सब मैं आपको लास्ट लेक्चर में बता चुका हूं। जब आप ऐसा करेंगे तो वहां से आपको इस वेव इक्वेशन के 3 सॉल्यूशन मिलेंगे, एक k इक्वल टू 0 के लिए, एक k इक्वल टू p स्क्वायर के लिए, और एक k इक्वल टू माइनस p स्क्वायर के लिए। जनरली k इक्वल टू माइनस p स्क्वायर वाला जो सॉल्यूशन होता है वो साइन और कॉस में आता है जनरली, है ना। किसमें आता है, साइन और कॉस में। और यहां पर जो हम पढ़ रहे हैं वो वाइब्रेशन के बारे में पढ़ रहे हैं, और आप जानते हैं वाइब्रेशन जो वेव होती है वो पीरियोडिक फंक्शन है। जो वाइब्रेशन है वो क्या है, पीरियोडिक है। यानी कि यहां पर जो हमारे पास सॉल्यूशन आएगा, यहां पर y की जो वैल्यू आएगी वो फंक्शन कैसा होना चाहिए, पीरियोडिक होना चाहिए। तो कहने का मतलब ये आपके पास 3 सॉल्यूशन होंगे, लेकिन आपको वो सॉल्यूशन लेना है जो मोस्ट सुटेबल सॉल्यूशन हो, और मोस्ट सुटेबल सॉल्यूशन वही होगा जो पीरियोडिक होगा, और पीरियोडिक वही होगा जहां पर साइन और कॉस की टर्म आ रही होंगी। तो 3 सॉल्यूशन में से आपको मोस्ट सुटेबल सॉल्यूशन को क्या करना है, कंसीडर करना है। तो यहां पर अब जरा ध्यान देंगे, मैं अब यहां पर वन डायमेंशनल वेव इक्वेशन को सॉल्व नहीं कर रहा हूं क्योंकि मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं, है ना। तो मैं सीधे कहां से स्टार्ट करूंगा क्वेश्चन को, मोस्ट सुटेबल सॉल्यूशन से स्टार्ट करूंगा ना, मोस्ट सुटेबल सॉल्यूशन। तो आप इसको सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व करने के बाद 3 सॉल्यूशन आपके पास आएंगे, और उन तीनों में से आप फिर लिखेंगे मोस्ट सुटेबल सॉल्यूशन।
अब जरा ध्यान दीजिए, मोस्ट सुटेबल सॉल्यूशन कौन सा होगा, है ना, मोस्ट सुटेबल सॉल्यूशन। तो मैं यहां पर लिखने जा रहा हूं मोस्ट सुटेबल सॉल्यूशन। देखिए क्या होगा, y इज इक्वल टू C1 cos px प्लस C2 sin px। पहले ब्रैकेट में आएगा, दूसरे ब्रैकेट में आएगा C3 cos CPT प्लस C4 sin CPT, है ना। अब ये सॉल्यूशन कहां से आया, कैसे आया, इसके लिए आपको लास्ट लेक्चर देखना पड़ेगा, तभी आपको समझ में आएगा। और एक बात यहां पर ध्यान से समझ लीजिए, आप ऐसा नहीं कि ये एग्जाम में क्वेश्चन आया और उसके बाद आपने सीधे यहां से स्टार्ट कर दिया, आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे पूरे। आपको ये सॉल्यूशन सॉल्व करके लेकर के आना है, बात समझ में आना। इसको डायरेक्ट नहीं लिखना है, मैं तो इसलिए डायरेक्ट लिख रहा हूं क्योंकि मैं आपको लास्ट लेक्चर में बता चुका हूं, अगर मैं इस सॉल्यूशन को बार बार कैलकुलेट करूंगा तो एक ही क्वेश्चन में बहुत समय लग जाएगा, ठीक है ना। तो इसलिए मैंने यहां पर डायरेक्ट लिख दिया, ये हमने लास्ट लेक्चर में कैलकुलेट किया था। तो यहां पर ये सॉल्यूशन हमारे पास आ गया, इसको मैं मान लेता हूं, ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 थी। उसके बाद यहां पर बीच में और बहुत सारी इक्वेशंस आएंगी। देखिए एक इक्वेशन आपकी आएगी जहां पर आप y को xt मानेंगे, है ना। उसके बाद दो और इक्वेशन आएंगे जहां पर आप दो डिफरेंशियल इक्वेशन बनाएंगे, तो कितनी इक्वेशन हो जाएंगे, 4। उसके बाद 3 सॉल्यूशन की इक्वेशन आएंगी, कितनी इक्वेशन हो जाएंगे, 7। यानी कि इस इक्वेशन का जो नंबर होगा वो होगा 8। तो ये आपके पास 8th इक्वेशन होगी। कौन सी इक्वेशन होगी, 8 नंबर की इक्वेशन होगी। आगे बढ़ते चलिए, अब क्या करना है जरा अब ध्यान दीजिए ना, अब आसान हो जाएगी चीजें। देखिए अब आपको यहां से करना क्या है, जो मोस्ट सुटेबल सॉल्यूशन है उसमें ये बाउंड्री कंडीशन लगानी है और ये इनिशियल कंडीशन लगानी है, और बाउंड्री और इनिशियल कंडीशन को लगा करके C1 C2 C3 C4 इन सब की वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी है, और कैलकुलेट करने के बाद इसमें पुट कर देंगे तो वही आपका फाइनल आंसर होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अप्लाई बाउंड्री कंडीशन 1। अब मैं यहां पर देखिए बाउंड्री कंडीशन 1 को अप्लाई करने जा रहा हूं। बाउंड्री कंडीशन 1 क्या है, आप अच्छे से जानते हैं, x इक्वल टू 0 पे y इक्वल टू 0 है, तो मैं यहां पर डायरेक्ट इसको यूज करूंगा। अच्छा एक बात और ध्यान दीजिए, यहां पर हो सकता है कुछ स्टूडेंट को कंफ्यूजन हो जाए कि सर ये यहां पर y के ब्रैकेट में x, t क्यों दिया है। एक्चुअल में ये इसलिए दिया है, और मैंने लास्ट लेक्चर में आपको समझाया भी था कि ये जो y होता है ये एक्चुअल में 2 वेरिएबल का फंक्शन होता है। y जो होता है, जैसे मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि यहां पर ये जो स्ट्रिंग है जो वाइब्रेट हो रही है ना, तो इस स्ट्रिंग में अगर मैं आपसे पूछूं ये जो पार्टिकल है ये यहां से कितने डिस्टेंस पर होगा, यही तो डिस्टेंस होता है y। तो इस पार्टिकल की जो पोजीशन है वो 2 चीज के ऊपर डिपेंड कर रही है, एक तो यहां से इसका डिस्टेंस कितना है मतलब x के ऊपर, और दूसरा टाइम के ऊपर। तो ये जो y है एक्चुअल में 2 वेरिएबल का फंक्शन है x, t का। तो इसीलिए यहां पर ब्रैकेट में x, t लिखा गया है। बोले बात समझ में आ गई। मैंने नहीं लिखा, आप लिखना चाहें तो आप भी लिख सकते हैं। जैसे कहां पर लिख सकते हैं, जैसे मैंने यहां पर लिखा y इक्वल टू, आप चाहें तो इसमें y के बाद ब्रैकेट में x, t भी लिख दें, लेकिन जरूरी नहीं है लिखना, क्योंकि हमें मालूम है कि y इज अ फंक्शन ऑफ x एंड t। अब आप लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं, और नहीं लिखना चाहते हैं तो ना लिखें, लेकिन ये चीज आपके दिमाग में रहनी चाहिए कि y, x और t का क्या है, फंक्शन है। तो हमारी पहली बाउंड्री कंडीशन क्या कहती है कि जब x की वैल्यू 0 होगी तो y की वैल्यू भी क्या होगी, 0 होगी। तो मैं यहां पर फर्स्ट बाउंड्री कंडीशन को लगाता हूं, और इस इक्वेशन में x की जगह 0 और y की जगह 0 पुट कर देता हूं। तो देखिए y की जगह 0 पुट करेंगे तो लेफ्ट साइड में 0 आ जाएगा, इक्वल टू राइट साइड में देखो, अगर आप यहां पर 0 पुट करते हैं तो cos 0 बनेगा, cos 0 1 होता है तो C1 बचेगा। क्या बचेगा, C1। यहां पर अगर आप x को 0 पुट करोगे तो sin 0 0 होता है, ये पूरा 0 बन जाएगा, मतलब इस ब्रैकेट में केवल C1 बचा, इधर कहीं x है नहीं तो उसको एज इट इज लिख देंगे। तो क्या आ जाएगा, C3 cos CPT प्लस C4 sin CPT, ये मेरे पास आ गया। अब यहां से करना क्या आपको, देखो यहां पर हो क्या रहा है, एक्चुअल में एक ब्रैकेट तो ये पूरा का पूरा एक ब्रैकेट है ना, तो आप मान सकते हैं पूरी एक टर्म है, और एक नंबर ये C1, यानी कि यहां पर 2 क्वांटिटी का प्रोडक्ट 0 आ रहा है। आप अच्छे से जानते हैं 2 क्वांटिटी का प्रोडक्ट तभी 0 आ सकता है जब 2 में से कम एक 0 हो।
अब सवाल ये आता है यहां पर कि ये 0 होगा या ये 0 होगा, तो या तो ये पूरा ब्रैकेट 0 होगा या C1 0 होगा। अब देखो जरा, ये पूरा ब्रैकेट तो 0 हो नहीं सकता, क्योंकि अगर ये पूरा ब्रैकेट 0 हो गया तो ये पूरा ब्रैकेट 0 होने का मतलब है जब आप 0 यहां रखेंगे तो ये तो y की वैल्यू 0 आ जाएगी, y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। और y की वैल्यू 0 नहीं है, क्योंकि y की वैल्यू तो 0 कहां पर होती है, इक्विलिब्रियम पोजीशन में होती है, और यहां पर हमारी जो पोजीशन है वो इक्विलिब्रियम नहीं है। तो यहां से इसका मतलब ये बात कंफर्म हो गई कि C1 ही 0 होगा। भाई जब ये 0 नहीं होगा तो 100% कौन 0 होगा, C1 0 होगा। तो यहां पर C1 आ गया 0। देखो एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट हमारा कैलकुलेट हो गया। अब इसके बाद क्या करना है, जब आपका एक कांस्टेंट कैलकुलेट हो जाए तो अब आप क्या करेंगे, सबसे पहले इस कांस्टेंट की वैल्यू को पुट करेंगे। तो आपके पास C1 0 आ गया, तो अब आप क्या करेंगे, अपने सॉल्यूशन को अपडेट करेंगे, है ना। क्या करेंगे, अब अपने सॉल्यूशन को अपडेट करेंगे और अपडेटेड सॉल्यूशन को नीचे लिखेंगे। बोलो बात समझ में आ गई, अपडेटेड सॉल्यूशन को लिखेंगे। अब जरा ध्यान देना, यहां पर C1 को 0 पुट कर दो। तो जब आप C1 को 0 पुट करेंगे तो देखिए आपको क्या मिलेगा, y इक्वल टू, देखो ये C1 0 होने से ये पार्ट 0 हो गया, बचेगा क्या, C2 sin px, और ब्रैकेट तो एज इट इज रहेगा, C3 cos cpt प्लस C4 sin cpt। तो यहां तक मुझे लगता है सभी स्टूडेंट को समझ में आ रहा। अब क्या करें इसके बाद, यहां तक तो हम पहुंच गए। तो पहले तो इस इक्वेशन को, हमारी इक्वेशन नंबर आ गई 9, है ना, ये हमारा अपडेटेड सॉल्यूशन है। अब हम उस सॉल्यूशन को नहीं देखेंगे, अब हम यहां से शुरू करेंगे। जैसे जैसे हमारा सॉल्यूशन अपडेट होता जाएगा हम उसको और मॉडिफाई करते जाएंगे। तो अब हमारा ये सॉल्यूशन आ गया अपडेटेड। अब इसके बाद क्या करना है, अब हम यहां पर फिर से बाउंड्री कंडीशन अप्लाई करेंगे। अभी तो हमने एक ही अप्लाई की ना, अब दूसरी वाली अप्लाई करेंगे ना। अप्लाई बाउंड्री कंडीशन 2। तो अब मैं यहां पर सेकेंड बाउंड्री कंडीशन को अप्लाई करने जा रहा हूं, जरा ध्यान से देखना। अप्लाई सेकेंड बाउंड्री कंडीशन। देखिए जब आप सेकेंड बाउंड्री कंडीशन अप्लाई करेंगे तो सेकेंड बाउंड्री कंडीशन का मतलब है कि आपको y की जगह 0 पुट करना है, x की जगह 1 पुट करना है। तो आपको करना क्या होगा, यहां पर x के प्लेस पर 1 और y के प्लेस पे 0 पुट करना है। तो कर देंगे, यहां पर देखिए y के प्लेस पर 0, x के प्लेस पर 1। अगर x के प्लेस पर 1 करते हैं तो क्या आ जाएगा, C2 sin p बचेगा, क्योंकि x तो 1 हो गया, और ये ब्रैकेट तो एज इट इज रह जाएगा, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। C3 पर नीचे लिखना पड़ेगा, देखिए 0 इज इक्वल टू C2 sin p, C2 sin p, ब्रैकेट में कोई चेंज नहीं आएगा, C3 cos cpt प्लस C4 sin cpt, ये आ गया। अब देखो फिर से वही सिचुएशन बन गई, किसको 0 करें, क्या C2 0 हो सकता है, जरा चेक करो। C2 0 नहीं हो सकता, देखो क्यों, क्योंकि अब हमारा अपडेटेड सॉल्यूशन ये है। अगर C2 0 हो गया तो आप ध्यान दीजिएगा, अगर C2 0 हो गया तो अगेन y 0 आ जाएगा। तो C2 तो 0 नहीं हो सकता, फिर 0 कौन होगा, ये भी 0 नहीं हो सकता, क्योंकि ये 0 हो गया पूरा का पूरा, तब भी y 0 होगा। तो बचा कौन 0 होने के लिए, इसका मतलब 0 होगा ये sin px। तो sin px 0 होगा, कौन 0 होगा, sin px। अब यहां पर जरा ध्यान देना, ये sin px बचा का, ये तो sin p बचा ना, तो इसका मतलब यहां पर sin p 0 होगा। तो दिस इंप्लाइज दैट sin p इक्वल टू 0। देखिए अब यहां पर बहुत सारे स्टूडेंट के दिमाग में आ रहा होगा कि सर sin px 0 हो गया तब भी तो ये 0 हो जाएगा। एक्चुअल में हमने वहां sin px 0 नहीं किया, हमने sin p को 0 किया, क्योंकि एक्चुअल में देखो यही फैक्टर यहां पर चेंज हुआ था। C2 एज इट इज है, ये भी एज इट इज है, तो हमने sin p को 0 किया, इसको कहां 0 किया, तो यहां से p कितना आएगा। और आप जानते हैं अच्छे से साइन की वैल्यू 0 कब होती है, n पाई पे, है ना भाई, जनरल वैल्यू क्या होती है, n पाई। तो यहां से हम लिख सकते हैं कि साइन p इज इक्वल टू साइन n पाई, और साइन से साइन खत्म हो जाएगा, p इक्वल टू क्या आ जाएगा, n पाई। तो एक कांस्टेंट और आ गया हमारे पास, भाई p भी तो कांस्टेंट ही था, तो हमने एक कांस्टेंट को और कैलकुलेट कर लिया, किसको, p को। चलिए अपने सॉल्यूशन को अपडेट करते हैं। नाउ अपडेटेड सॉल्यूशन, फिर से हम अपने सॉल्यूशन को क्या करते हैं, अपडेट कर देते हैं। तो देखिए अपडेटेड सॉल्यूशन क्या आएगा, जरा ध्यान दीजिए। अब यहां पर क्या करना है, p की जगह पर n पाई को पुट करना है, p की जगह पर n पाई को पुट करना है।
तो y इज इक्वल टू, चलिए इसको नेक्स्ट स्लाइड पे ही लिख लेते हैं, ज्यादा सही रहेगा। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं और अपडेटेड सॉल्यूशन को लिख लेते हैं। देखिए अपडेटेड सॉल्यूशन, अपडेटेड सॉल्यूशन, ध्यान दीजिए क्या होगा अपडेटेड सॉल्यूशन। देखो हमारा p की वैल्यू n पाई आई, ये हमारा लास्ट सॉल्यूशन था। इसमें जहां जहां पर p है वहां पर n पाई कर देंगे, तो c2 sin n पाई x। देखिए y इज इक्वल टू c2 sin, देखो p की जगह n पाई रखना है तो n पाई x हो जाएगा, n पाई x ब्रैकेट स्टार्ट। यहां देखो n की जगह p की जगह n पाई आएगा तो ये हो जाएगा c3 cos n पाई सी टी। देखो p की जगह आ गया n पाई, p की जगह आ गया n पाई, c और t पहले से था। c4 sin n पाई सी टी, ये हमारा अपडेटेड सॉल्यूशन है। बोलो बात समझ में आ गई? दिस इज द अपडेटेड सॉल्यूशन। इसको हम कह देते हैं इक्वेशन नंबर 10। ये हमारी आ गई इक्वेशन नंबर 10। चलिए इक्वेशन 10 तक हम पहुंच गए, ये लीजिए इक्वेशन 10। अब इसके आगे देखो ना, अब क्या करेंगे, ये हमारा अपडेटेड सॉल्यूशन है। हम बाउंड्री कंडीशंस को लगा चुके हैं, दोनों बाउंड्री कंडीशंस को लगा चुके हैं। अब चलते हैं इनिशियल कंडीशन पे। इनिशियल कंडीशन में जरा ध्यान दो, t इक्वल टू 0 पर del y अपॉन del t 0 है, लेकिन हमारे पास del y अपॉन del t तो है ही नहीं। लेकिन del y अपॉन del t नहीं है, कोई बात नहीं, del y अपॉन del t को हम कैलकुलेट कर सकते हैं। भाई इसको आप पार्शियली डिफरेंशिएट कर दीजिए, किसके रेस्पेक्ट में, t के रेस्पेक्ट में, तो आपको del y अपॉन del t मिल जाएगा। तो चलिए यहां पर del y अपॉन del t को कैलकुलेट कर लेते हैं। देखिए तो डिफरेंशिएट पार्शियली विद रेस्पेक्ट टू t, तो आपको मिलेगा del y अपॉन del t इज इक्वल टू c2। देखो ये पूरा का पूरा, इसमें कहीं भी t नहीं आ रहा, इसका मतलब ये पूरी टर्म कांस्टेंट है, तो sin n पाई x ब्रैकेट स्टार्ट। अब यहां पर जरा ध्यान दो, यहां पर t यानी कि cos का आपको डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। cos का डिफरेंशिएशन होता है माइनस का साइन, तो माइनस c3। अब एक चीज और ध्यान दीजिए, जब आप cos का डिफरेंशिएशन करेंगे, जैसे अगर आप cos 2x का डिफरेंशिएशन करते हैं तो माइनस में 2 sin x, 2 sin 2x आता है। क्यों? क्योंकि x का जो कोफिशिएंट है वो मल्टीप्लाई में आ जाता है। सिमिलरली यहां पर x का कोफिशिएंट ये लिखा, तो ये मल्टीप्लाई में आ जाएगा n पाई c, और उसके बाद आएगा sin n पाई सी टी। यहां तक क्लियर हो गया होगा ना? प्लस c4 के मल्टीप्लाई में यहां पर भी ये बाहर आएगा n पाई c, और साइन का हो जाएगा cos n पाई सी टी। तो यहां तक हमारे पास ये आ गया, ये लीजिए। अब क्या करेंगे, अब यहां पर बाउंड, अब हम इनिशियल कंडीशन लगाएंगे। नाउ अप्लाई इनिशियल कंडीशन 1, अप्लाई इनिशियल कंडीशन 1, पहली वाली इनिशियल कंडीशन लगाएंगे। देखिए जरा, फर्स्ट इनिशियल कंडीशन क्या कहती है कि अगर t इक्वल टू 0 है तो del y अपॉन del t भी 0 होगा, तो दोनों के प्लेस पे 0 पुट कर देंगे। देखो तो del y अपॉन del t की जगह 0 पुट करो, और यहां पर t की जगह 0 पुट करो, तो इसमें तो t है नहीं, c2 sin n पाई x। और यहां जरा ध्यान देना, इसमें जब मैं t की जगह 0 पुट करूंगा तो ये sin 0 बनेगा, और sin 0 पूरा 0 हो जाएगा, तो इसका मतलब ब्रैकेट की पहली टर्म 0 आ गई। प्लस यहां पर जरा ध्यान दो, ये 0 बनेगा तो cos 0 हो जाएगा, और cos 0 होगा 1, तो इसका मतलब हमारे पास बचा क्या, n पाई c और c4, ये हमारे पास बचा। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिखते हैं, तो 0 इक्वल टू c2 c4 n पाई c sin n पाई x, ये हमारे पास बचेगा। और यहां से अब आप मुझे बताएं, यहां से जरा बताएं कि हमारे पास कांस्टेंट की वैल्यू कितनी आएगी। देखो ध्यान दीजिएगा, कौन 0 होगा। देखो n तो 0 है नहीं, इंटीजर है ना, ये 1 से स्टार्ट है, पॉजिटिव इंटीजर है n, ये 0 नहीं है। पाई 0 नहीं है, आपको मालूम है, पाई भी 0 नहीं होता, ये भी आपको
मालूम है। दूसरा यहां पर हमारे पास है सी भी 0 नहीं होगा, सी भी 0 नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि सी कहां से आया था, जरा ध्यान दो। सी हमारे पास आया था, सी को अगर आप ध्यान देंगे सॉल्यूशन जब हमने इसका कैलकुलेट किया, हाँ, तो इसका जो मोस्ट जनरल सॉल्यूशन है, इस पर ध्यान दीजिए, ये जो मोस्ट जनरल सॉल्यूशन है ये यहां पर सी है पहले से, तो ये क्वांटिटी 0 नहीं होगी, ये क्वांटिटी 0 नहीं होगी। सी 0 नहीं होगा तो 0 होगा कौन? देखो ये तीनों 0 नहीं है, यहां पर कुछ 0 नहीं हो सकता है ना, तो सीधी सी बात है 0 कौन होगा? देखिए क्यों नहीं हो सकता, आपको ये कहां से पता चलेगा? इस इक्वेशन से। देखो C2 0 नहीं हो सकता, साइन वाला टर्म, ये वाली टर्म 0 नहीं होगी, तो यहां पर 0 होने के लिए बचा कौन? C4। दिस इंप्लाइज C4 इक्वल टू 0। C4 क्या होगा? 0 होगा। देखिए C1 0 आ गया, C4 0 आ गया, P की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है। अब यहां पर C4 हमारे पास आ गया 0, तो अब हम क्या लिखेंगे? अपडेटेड सॉल्यूशन। तो यहां पर C4 0 हो जाएगा, तो अपडेटेड सॉल्यूशन देखिए क्या बचेगा, जरा ध्यान देना ना, अपडेटेड सॉल्यूशन। चलिए अपडेटेड सॉल्यूशन नेक्स्ट स्लाइड पे ही लिखेंगे, है ना। चलिए यहां पर ये हमारे पास देखिए, तो यहां से हमारे पास आ गया था C4, दिस इंप्लाइज C4 इक्वल टू में 0। तो C4 की वैल्यू हमारे पास 0 आ चुकी है। अब मैं नेक्स्ट स्लाइड पर जाकर के इसका अपडेटेड सॉल्यूशन लिखूंगा। देखिए अपडेटेड सॉल्यूशन, इसका अपडेटेड सॉल्यूशन क्या होगा, जरा ध्यान देना। देखिए अपडेटेड सॉल्यूशन, C4 को 0 पुट कर दो, कहां पर? इक्वेशन नंबर 10 में, इसमें पुट करना है C4 को 0, ठीक है ना। तो C4 को 0 पुट करेंगे तो यानी कि यही दो टर्म बचेंगे, C2 sin n pi x y इज इक्वल टू C2 sin n pi x। एक तो ये बचेगा, और दूसरे ब्रैकेट में क्या बचेगा? C2 sin n pi x, ये बचेगा C3 cos n pi ct, C3 और क्या था? cos n pi ct, cos n pi ct, ये हमारे पास आ गया। इसको थोड़ा सा और सही करके लिखते हैं, तो ये C2 C4 sin n pi x cos n pi ct, ये हमारे पास आ गया y का सॉल्यूशन। तो हम अभी तक दो बाउंड्री कंडीशन लगा चुके हैं, एक इनिशियल कंडीशन को भी लगा चुके हैं, है ना। अब हमारे पास एक इनिशियल कंडीशन बची है, एक इनिशियल कंडीशन बची है, कौन सी वाली? ये वाली। लेकिन इसको, ये इनिशियल कंडीशन 2, लेकिन इसको मैं अभी नहीं लगा रहा। इसको लगाने से पहले देखिए आप दोनों बाउंड्री कंडीशन को अप्लाई कर दीजिए, दो कांस्टेंट आपको मिल जाएंगे। एक इनिशियल कंडीशन को अप्लाई कर दीजिए, एक और कांस्टेंट आपको मिल जाएगा। लेकिन लास्ट वाली इनिशियल कंडीशन को अप्लाई करने से पहले आपको क्या करना होगा? इसका मोस्ट जनरल सॉल्यूशन लिखना होगा, जैसा कि हम मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल में सभी क्वेश्चन के अंदर लिखते थे। तो यहां पर क्या करेंगे? मोस्ट जनरल सॉल्यूशन लिखेंगे, ध्यान दीजिएगा, मोस्ट जनरल सॉल्यूशन। तो यहां पर मैं मोस्ट जनरल सॉल्यूशन लिखने जा रहा हूं, जरा ध्यान से देखो। मोस्ट जनरल सॉल्यूशन कैसे लिखते हैं? यहां पर जो ये दो कांस्टेंट आपको दिखाई दे रहे हैं, यहां पर जो दो कांस्टेंट आपको दिखाई दे रहे हैं, पहले तो आप इनको एक ही कांस्टेंट एज्यूम कर लेंगे। क्या कर लेंगे? एक ही कांस्टेंट एज्यूम कर लेंगे। इसकी जगह आ जाएगा bn। तो मोस्ट जनरल सॉल्यूशन जब आप लिखेंगे तो इसके प्लेस पर bn लिखेंगे। तो देखिए y इक्वल टू क्या हो जाएगा? अब मैं यहां पर y को x, t लिख रहा हूं, एक्चुअल में जो है ना। देखिए मोस्ट जनरल सॉल्यूशन, तो यहां पर आप क्या करेंगे? समेशन का सिंबल लगाएंगे, n को 1 से लेके इंफिनिटी तक वेरी कराएंगे, और ये जो C2 C4 है इसके प्लेस पर लिखेंगे bn। यानी कि यहां पर जो आपको दो कांस्टेंट दिखाई दे रहे हैं, इनकी जगह पर आप एक ही कांस्टेंट का यूज करेंगे, bn का, और बाकी की टर्म एज इट इज लिखेंगे, sin n pi x cos n pi ct। ये हमारे पास आ गया
मोस्ट जनरल सॉल्यूशन, मोस्ट जनरल सॉल्यूशन। अब जरा आगे देखिए, चलिए मोस्ट जनरल सॉल्यूशन। अब इसके बाद क्या करना है, देखो अब यहां पर एक जो आपके पास कंडीशन बची थी, इनिशियल कंडीशन, उसको अप्लाई करेंगे। नाउ अप्लाई इनिशियल कंडीशन। अब यहां पर आप इनिशियल कंडीशन 2 को अप्लाई करेंगे, तो जरा ध्यान दीजिए 2 क्या थी इनिशियल कंडीशन। तो पहले वापस इनिशियल कंडीशन पे चलते हैं। ये दीजिए sin पाई एक्स 1/3, 3 पाई एक्स 1/5, 5 पाई एक्स, ये लिखा है। ये y की वैल्यू है, किसकी वैल्यू है, y की। तो अब यहां पर ध्यान देना, तो आप इस y की जगह पर जो वहां पर गिवन है उसको लिखेंगे। तो चलिए पहले मैं y के प्लेस पर लिख लेता हूं। तो y के प्लेस पर आप क्या लिखेंगे, sin पाई एक्स प्लस 1/3 sin 3 पाई एक्स प्लस 1/5 sin 5 पाई एक्स इज इक्वल टू, ये तो केवल y के प्लेस पर आया है। इक्वल टू में क्या आएगा उसको जरा ध्यान दीजिए। कंडीशन क्या कहती है कि t इक्वल टू 0 पर y इक्वल टू साइन पाई एक्स 3 पाई एक्स 5 पाई एक्स, ये आपके पास है। तो इसका मतलब आपको t की जगह 0 पुट करना है, t की जगह क्या करना है 0। तो यहां पर t कहां आ रहा है, जरा देखो ध्यान से, cos में आ रहा है। इसका मतलब cos 0 बनेगा, मतलब 1 बन जाएगा। तो राइट हैंड साइड में क्या आएगा, राइट हैंड साइड में आपका आ जाएगा समेशन n की वैल्यू 1 से लेकर के इंफिनिटी तक और bn sin n पाई x, बस यही बचेगा, बाकी ये टर्म तो 1 बन जाएगी। तो ये हमारे पास आ गया मोस्ट जनरल सॉल्यूशन था, जिसमें हमने कंडीशंस को अप्लाई कर दिया। अब जरा यहां पर ध्यान देंगे, देखिए तो ये हमारे पास आ गया। अब क्या करें, अब इसको ओपन कर देंगे राइट हैंड साइड से। देखो कैसे, यहां पर इसको क्या करेंगे, ओपन करेंगे। मैं यहां पर लिख लेता हूं sin पाई एक्स प्लस 1/3 sin 3 पाई एक्स प्लस 1/5 sin 5 पाई एक्स इज इक्वल टू। अब जरा ध्यान देना, सब इक्वल टू में चलेगा। देखिए आपको क्या करना है, इसको ओपन करना है समेशन को। कैसे ओपन होगा, यहां पर n की जगह 1 2 3 4 रखते चले जाओ आप, तो ये समेशन आपका ओपन हो जाएगा। कहां तक ओपन करेंगे, देखो ध्यान देना, कहां तक ओपन करेंगे, हम जब तक ओपन करेंगे जब तक यहां पर sin 5x ना आ जाए, क्योंकि लास्ट टाइम हमारी sin 5x है। तो चलिए ओपन कर दें, n की जगह 1 रखते हैं, तो 1 रखेंगे। देखिए क्या बनेगा, 1 रखने पे हमें मिलेगा यहां पर b1 sin पाई एक्स, क्योंकि n की जगह 1, यहां भी 1 रखना है, यहां भी प्लस, समीशन का मतलब होता है प्लस b2 sin 2 पाई एक्स प्लस b3 sin 3 पाई एक्स प्लस b4 sin 4 पाई एक्स प्लस b5 sin 5 पाई एक्स। इसके आगे लिखना चाहे लिख सकते हैं, है ना, लेकिन हमारा काम यहीं तक चल जाएगा, तो आगे डैश डैश कर देते हैं, बात करते हैं। क्लियर है ना, क्योंकि हमें यहां तक sin 5x तक ही दे रखा। अब इसके बाद करना क्या है ना, कंपेयर बोथ साइड, कंपैरिजन आपको यहां पर करना है। तो आप यहां पर लिखेंगे बाय कंपैरिजन। तो आप दोनों तरफ क्या करेंगे, कंपैरिजन करेंगे। मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि जब आपको bn की वैल्यू कैलकुलेट करनी होगी, तो वहां पर आपको पास 2 ऑप्शन होंगे, या तो आप कंपैरिजन से करेंगे या फोरियर सीरीज से। देखिए आज का जो हमारा लेक्चर है, एक्चुअल में यहां पर 2 टाइप के क्वेश्चन होते हैं। एक वो जहां पर आपका लास्ट में सॉल्यूशन कंपैरिजन से कैलकुलेट हो जाता है, और दूसरा वो जहां पर आपको एंड में जाके फोरियर सीरीज लगानी पड़ती है, हाफ रेंज फोरियर सीरीज। तो आज के लेक्चर में आपको मैं वो क्वेश्चन करा रहा हूं जहां पर आपको फाइनल सॉल्यूशन कंपैरिजन से मिल जाएगा। कहां से मिलेगा, कंपैरिजन से। तो हम क्या करेंगे, लेफ्ट साइड में और राइट साइड में क्या करेंगे, कंपैरिजन करेंगे, और कंपैरिजन करके हम यहां पर b1 b2 b3 b4 b5 की वैल्यू निकालेंगे। देखिए तो अब मुझे यहां पर बताइए, विद द हेल्प ऑफ कंपैरिजन b1 कितना है, b2 कितना है, b3 कितना है, b4 कितना है और b5 कितना है। इन सब की वैल्यू हमें यहां से चेक करनी है। देखिए ध्यान देना जरा, सबसे पहले
ये देखो साइन पाई एक्स और यहां पर भी साइन पाई एक्स है, कंपेयर करो, इसको आप इससे कंपेयर करेंगे, इस टर्म को इस टर्म के साथ कंपैरिजन करेंगे। देखो साइन पाई एक्स, इसका कोफिशिएंट b1, इसका कोफिशिएंट 1, इसका मतलब b1 की वैल्यू 1 हो गई। आगे चलो, अब ये साइन 3 पाई एक्स है इधर, और यहां पर साइन 2 पाई एक्स है। अब जरा ध्यान देना, क्या इधर कहीं पर साइन 2 पाई एक्स है? नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि इधर साइन 2 पाई एक्स अगर नहीं है तो b2 की वैल्यू 0 होगी। b2 क्या होगा? 0। आगे चलते हैं, b3, देखो साइन 3 पाई एक्स और साइन 3 पाई एक्स ये रहा, इसका कोफिशिएंट 1/3, इसका कोफिशिएंट b3, इसका मतलब b3 की वैल्यू 1/3 आ गई। आगे चलो b4, देखिए b4 है साइन 4 पाई एक्स का कोफिशिएंट, और यहां पर साइन 4 पाई एक्स है ही नहीं, तो इसका मतलब b4 की वैल्यू अगेन 0। b5, ये कोफिशिएंट है साइन 5x का, और यहां पर साइन 5x का कोफिशिएंट है 1/5, तो इसका मतलब इसकी वैल्यू आ गई 1/5। तो ये हमारे पास सभी कांस्टेंट की वैल्यू क्या हो गई? कैलकुलेट हो गई। इसके बाद करना क्या है आपको? इसके बाद आपको करना ये है, इन सभी वैल्यू को उठा करके आप कहां पर सब्स्टिट्यूट करेंगे, जरा ध्यान दीजिए। देखिए हमारा लास्ट वाला सॉल्यूशन क्या था? लास्ट सॉल्यूशन, हाँ, मोस्ट जनरल सॉल्यूशन। तो यहां तक हमारी कितनी इक्वेशन हो गई थी? अपडेटेड सॉल्यूशन 10th इक्वेशन तक हम पहुंच गए थे। तो इस इक्वेशन को हम मानेंगे इक्वेशन नंबर 11। ये हमारा मोस्ट जनरल सॉल्यूशन है, और इसके अंदर हम b1, b2, b3, b4, b5 की वैल्यू को क्या करेंगे? पुट करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो हमारा मोस्ट जनरल सॉल्यूशन है ये वाला, इसको हम ओपन करके लिखते हैं। नाउ देखिए जरा, यहां पर लिखते हैं पहले फ्रॉम इक्वेशन नंबर 11, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 11। तो मैं इक्वेशन नंबर 11 से जो हमारा मोस्ट जनरल सॉल्यूशन था उसको क्या कर रहा हूं? एक्सपेंड करके लिख रहा हूं। देखिए इसको एक्सपेंड करके लिखेंगे तो क्या आएगा? b1 sin n पाई x cos n पाई ct। चलिए पहली टर्म b1 sin पाई x, क्योंकि n की जगह आप 1 पुट कर देंगे, n पाई x है ना, 1 पुट कर देंगे, और यहां पाई ct आएगा, cos पाई ct प्लस b2 sin 2 पाई x cos 2 पाई ct प्लस b3, चलिए b3 को नीचे लिख दो, यहां पे लिख देते हैं, प्लस b3 sin 3 पाई x cos 3 पाई ct प्लस b4 sin 4 पाई cos 4 पाई ct प्लस b5 नीचे लिखना होगा, तो प्लस b5 sin 5 पाई x cos 5 पाई ct, ये आ जाएगा, है ना, यहां से यहां तक। अब इसमें आपको करना क्या है, जरा ध्यान देना। अब आपको करना ये है कि यहां पर सभी वैल्यू जो आपने कैलकुलेट की थी उनको सब्स्टिट्यूट कर देंगे। देखिए सबसे पहले b1 कितना था? 1, यहां पर 1 पुट करेंगे तो साइन पाई x cos पाई ct प्लस b2 0 है, तो इसका मतलब ये वाली टर्म नहीं आएगी, ये 0 हो जाएगी। इधर आ जाओ, b3 कितना है? 1/3, तो 1/3 यहां रखेंगे, साइन 3 पाई x cos 3 पाई ct प्लस b4 0 है, इसका मतलब ये वाली टर्म भी 0 हो जाएगी, इसको नहीं लिखेंगे, ये वाली टर्म लिखेंगे। इसमें कितना आएगा? तो इस b5 को मैं नीचे लिख देता हूं, तो प्लस b5 की वैल्यू कितनी है? 1/5 साइन 5 पाई x cos 5 पाई ct। ये हमारा इसका क्या होगा? फाइनल सॉल्यूशन, जो कि हमने कंपैरिजन की हेल्प से निकाला। दिस इज अ फाइनल आंसर ऑफ द गिवन क्वेश्चन। तो देखो क्वेश्चन बहुत लेंथी है, नो डाउट। क्यों? क्योंकि यहां तक आपको सॉल्यूशन निकालना। देखिए यहां से हमने स्टार्ट किया था इसको, यहां से ही हमारा क्वेश्चन स्टार्ट हुआ, ये स्लाइड आपको करनी है ना, और इसके बाद बीच में
पूरी जो वेव इक्वेशन है उसको भी आपको यहाँ सॉल्व करके दिखाना है ना। तो क्वेश्चन आपका काफी लेंथी हो जाएगा नो डाउट, लेकिन आपको करना है, और सारे क्वेश्चन क्योंकि एक ही जैसे हैं तो आपको कोई दिक्कत आएगी नहीं, सारे क्वेश्चन एक जैसे। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखिए जरा, यहां पर ध्यान से देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार ये यूनिवर्सिटी एग्जाम में पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है देखिए, और बहुत ही सिंपल भी है। और स्ट्रिंग इज स्ट्रेच एंड फास्टन टू 2 पॉइंट्स L अपार्ट, यानी कि स्ट्रिंग को 2 पॉइंट के बीच में क्या गया है, टाइड किया गया है, और दोनों पॉइंट के बीच का डिस्टेंस L है। इसका मतलब लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग क्या है, L है आपके पास, है ना। तो यहां पर सबसे पहले बात हो रही है स्ट्रिंग की, तो सबसे पहले जब बात स्ट्रिंग की हो रही है तो सबसे पहले हम लिखेंगे द इक्वेशन ऑफ स्ट्रिंग, इक्वेशन ऑफ स्ट्रिंग, या फिर आप लिख सकते हैं वन डायमेंशनल वेव इक्वेशन, बात एक ही है। द इक्वेशन ऑफ स्ट्रिंग इज, देखिए जरा स्ट्रिंग की इक्वेशन क्या है, del 2y अपॉन del t स्क्वायर इज इक्वल टू del 2y अपॉन del x स्क्वायर, यहां पर c स्क्वायर भी आएगा, c स्क्वायर del 2y अपॉन del x स्क्वायर। क्लियर है, ये हमारे पास क्या होगी, स्ट्रिंग की इक्वेशन होगी। अब आगे देखिए जरा, ये तो स्ट्रिंग की इक्वेशन हो गई, यहां पर स्ट्रिंग की लेंथ आपको दी है L, है ना। तो लेंथ ऑफ स्ट्रिंग कितना दिया आपको, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, तो लेंथ ऑफ स्ट्रिंग आपको समझ में आ गया कि यहां पर लेंथ ऑफ स्ट्रिंग कितनी है, यानी कि यहां पर लेंथ ऑफ स्ट्रिंग L ही है। तो आगे बढ़ते हैं, लास्ट क्वेश्चन में 1 दी थी, यहां पर L ही है स्ट्रिंग की लेंथ। चलिए अब हमें लिखनी है यहां पर बाउंड्री कंडीशन, क्या लिखनी है, बाउंड्री कंडीशंस पहले लिखेंगे, बाउंड्री कंडीशंस। जरा ध्यान दीजिए क्या क्या है यहां पर बाउंड्री कंडीशन। देखो, स्ट्रिंग इज स्ट्रेच एंड फास्टन 2 पॉइंट्स L अपार्ट, मोशन इज स्टार्टेड बाय डिस्प्लेसिंग द स्ट्रिंग इन द फॉर्म विच इज रिलीज्ड एट टाइम t। ये तो इनिशियल कंडीशन दी है, इसका मतलब बाउंड्री कंडीशन अगेन सेम ही रहेगी, एट x इक्वल टू 0 y इक्वल टू 0 और एट x इक्वल टू L, क्योंकि लेंथ ऑफ स्ट्रिंग कितनी दी है, L दी है, y इक्वल टू 0। देखो बाउंड्री कंडीशन में जनरली ज्यादा कुछ चेंज नहीं होता, जनरली इस L को चेंज कर देते हैं बस, और कुछ नहीं। चलिए यहां पर हमारे पास 2 बाउंड्री कंडीशन है, इसको मैं मान लेता हूं बाउंड्री कंडीशन 1 और इसको हम मान लेते हैं बाउंड्री कंडीशन 2, और इन दोनों को आगे चल के क्या करेंगे, यूज करेंगे। आगे देखिए ना, अब यहां पर हम लिखेंगे इनिशियल कंडीशन, इनिशियल कंडीशन, इनिशियल कंडीशन। जरा ध्यान दें, देखिए क्या कहा गया, मोशन इज स्टार्टेड बाय डिस्प्लेसिंग द स्ट्रिंग इन द फॉर्म, यानी कि मोशन को स्टार्ट किया गया है स्ट्रिंग को क्या करके, डिफ्लेक्ट करके इस फॉर्म में, फ्रॉम विच इट इज रिलीज एट टाइम t इक्वल टू 0। इसका मतलब एट t इक्वल टू 0 पर इसको रिलीज किया गया, इसका मतलब एट t इक्वल टू 0 del y अपॉन del t की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। बोलो बात समझ में आ गई भाई, t इक्वल टू 0 पर del y इक्वल टू del t की वैल्यू क्या है, 0 है, बात खत्म। क्यों है 0, जरा ध्यान देना, फ्रॉम विच इट इज रिलीज एट t इक्वल टू 0, क्योंकि स्ट्रिंग को t इक्वल टू 0 पर रिलीज किया गया है, इसका मतलब t इक्वल टू 0 पर उसकी वेलोसिटी 0 होगी। जैसे आप फिजिक्स में क्वेश्चन, बहुत सारे क्वेश्चन आप सॉल्व करते होंगे, है ना, जहां पर क्या सिचुएशन दी होती थी कि बॉडी क्या है, रेस्ट से स्टार्ट हुई है, तो रेस्ट से अगर स्टार्ट हुई है तो इनिशियल वेलोसिटी 0 होगी, सेम चीज यहां पर है। चलिए अब एक और चीज है यहां पर, एट t इक्वल टू 0 पे ही देखो क्या कहा गया, मोशन इज स्टार्टेड, मोशन कब स्टार्ट हुआ, यानी कि मोशन स्टार्ट हुआ उस समय की बात है, यानी कि t इक्वल टू 0 की बात है, बाय डिस्प्लेसिंग द फॉर्म, यानी कि जब मोशन स्टार्ट हुआ तो उस समय y की वैल्यू ये थी, यानी कि y का फंक्शन ये कर्व दे रखा है आपको। तो एट t इक्वल टू 0 y इक्वल टू a sin पाई x अपॉन l। देखो अगर देखा जाए ना इस क्वेश्चन में, और मैंने जो लास्ट लेक्चर में आपको वन डायमेंशनल वेव इक्वेशन को सॉल्व कराया था, इस इक्वेशन को सॉल्व कराया था, तो वहां पर हमने स्टैंडर्ड बाउंड्री कंडीशन ली थी। तो आपको याद हो हमारे यहां पर दोनों बाउंड्री कंडीशन वही है
जो हमने लास्ट लेक्चर में ली थी, सेम, कोई चेंज नहीं। पहली वाली इनिशियल कंडीशन भी वही है, इसमें भी कोई चेंज नहीं है, इसमें भी कोई चेंज नहीं है। बस ये जो दूसरी वाली बाउंड्री कंडीशन है, वहां पर हमने जनरल फंक्शन एज्यूम किया था fx, यहां पर fx की जगह साइन दे रखा है। तो यानी कि केवल लास्ट स्टेप जाकर के चेंज होगा, बाकी एज इट इज 100% ये क्वेश्चन वैसा ही होगा जैसा हमने लास्ट लेक्चर में सॉल्व किया था। केवल एंड में जाके थोड़ा सा चेंज होगा, बाकी कोई चेंज यहां पर नहीं होगा। चलिए करते हैं इसको स्टार्ट। तो आपको देखिए क्वेश्चन कहां से स्टार्ट करना है। ये तो इनिशियल कंडीशन 2 हो गई, इनिशियल कंडीशन 2 हो गई। अब यहां पर जरा ध्यान दीजिए, देखिए नाउ यहां से स्टार्ट करेंगे मोस्ट जनरल सॉल्यूशन से, मोस्ट जनरल सॉल्यूशन, सॉरी मोस्ट सुटेबल सॉल्यूशन, मोस्ट सुटेबल सॉल्यूशन। तो हम क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे मोस्ट सुटेबल सॉल्यूशन से। तो यहां पर जरा ध्यान देंगे, मोस्ट सुटेबल सॉल्यूशन क्या होता है, y इज इक्वल टू, अब यहां पर जरा जल्दी से ध्यान देंगे, y इज इक्वल टू C1 cos px प्लस C2 sin px और C3 cos cpt प्लस C4 sin cpt। ये हमारा मोस्ट सुटेबल सॉल्यूशन है, यानी कि 3 सॉल्यूशन जो आप कैलकुलेट करेंगे उसमें से ये हमारा क्या होगा, मोस्ट सुटेबल सॉल्यूशन होगा। अब आगे देखो, अब यहां के बाद देखिए क्या करना है, जरा ध्यान दीजिए। अब इसमें हम क्या करेंगे, बाउंड्री कंडीशन को अप्लाई करेंगे और इस इक्वेशन को क्या मानेंगे, इक्वेशन आएगी आपकी इक्वेशन नंबर 8, इक्वेशन नंबर 8। जरा ध्यान दें। नाउ अप्लाई बाउंड्री कंडीशन, अप्लाई बाउंड्री कंडीशन 1। फर्स्ट वाली बाउंड्री कंडीशन को अप्लाई करो। फर्स्ट वाली बाउंड्री कंडीशन क्या है कि जब x 0 होगा तो y भी 0 होगा। तो यहां पर y की जगह 0 पुट करो, x की जगह भी 0 पुट करो। x की जगह 0 पुट करने पे ये 0 बचेगा, ये C1 बचेगा, है ना। यहां पर C3 cos cpt प्लस C4 sin cpt, ये आ जाएगा। और आगे बढ़ते हैं, यहां से अब आपको समझ में आ गया होगा C1 क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। दिस इंप्लाइज C1 0, क्योंकि ये 0 नहीं हो सकता, है ना। तो कौन 0 होगा, C1 0 होगा। तो अब हम क्या करेंगे, अपने सॉल्यूशन को अपडेट करेंगे ना, अपडेटेड सॉल्यूशन। तो जरा यहां पर ध्यान देना, अपडेटेड सॉल्यूशन क्या होगा, अपडेटेड सॉल्यूशन। तो यहां पर आपको क्या करना है, इक्वेशन नंबर 8 में C1 को 0 पुट कर देना है। तो अपडेटेड सॉल्यूशन आपका आ जाएगा y इक्वल टू C1 को 0 पुट करेंगे तो C1 वाली टर्म आएगी नहीं, C2 sin px बाहर आएगा और अब दूसरे ब्रैकेट में आ जाएगा C3 cos cpt प्लस C4 sin cpt। ये हमारा मोस्ट अपडेटेड सॉल्यूशन है। तो ये इक्वेशन नंबर हो गई हमारी 9, इक्वेशन नंबर 9। अब देखो क्या करना है, ये हमारा अपडेटेड सॉल्यूशन आ गया। नाउ अप्लाई बाउंड्री कंडीशन 2। अब यहां पर हम बाउंड्री कंडीशन 2 को अप्लाई कर देंगे। देखिए, तो यहां पर मैं बाउंड्री कंडीशन 2 को अप्लाई करने जा रहा हूं, जरा ध्यान देना। देखिए, ये हमारी इक्वेशन नंबर 8। अब मैं यहां पर बाउंड्री कंडीशन 2 अप्लाई करूंगा तो कितना आएगा, देखें, अप्लाई बाउंड्री कंडीशन 2। देखिए, सेकेंड बाउंड्री कंडीशन कहां पर है, सेकेंड बाउंड्री कंडीशन में क्या है, x की जगह l पुट करना है, y की जगह 0 पुट करना है। जल्दी से करते हैं। देखो, x की जगह l, y की जगह 0, तो 0 y की जगह आ जाएगा लेफ्ट में, और यहां पर C2 sin px की जगह आ जाएगा pl, क्योंकि x की जगह l पुट करना है, और ये एज इट इज आएगा C3 cos cpt प्लस C4 sin cpt, ये आ जाएगा एज इट इज, है ना। ये चीज एज इट इज यहां से आ गई। अब आगे देखिए ना, अब यहां पर हमें करना क्या, फिर से वही सोचना है कि क्या 0 होगा। भाई C2 0 हो नहीं सकता, क्योंकि C2 0 हो गया तो ये पूरा 0 हो जाएगा, ये भी 0 नहीं हो सकता। तो बचा कौन, sin pl। तो यहां से दिस इंप्लाइज दैट sin pl को क्या कर देंगे, 0 के इक्वल पुट कर देंगे। तो दिस इंप्लाइज
साइन पी एल इक्वल टू 0। ये तो लास्ट लेक्चर का बिल्कुल एज इट इज है, कुछ भी चेंज नहीं है। और यहां से साइन पी एल को अगर आप 0 पुट कर देंगे तो साइन पी एल की वैल्यू 0 होगी साइन एन पाई पर। तो यहां से पी एल इक्वल टू आ जाएगा एन पाई, और यहां से अगर आप पी की वैल्यू निकालेंगे तो ये आ जाएगी एन पाई अपॉन में एल। ये आपके पास आ गई पी की वैल्यू। नाउ अब फिर से आपको अपने सॉल्यूशन को क्या करना है, अपडेट करना है। देखिए जरा, अपडेटेड सॉल्यूशन। तो यहां पर अपडेटेड सॉल्यूशन फिर से मैं लिखूंगा। अब क्या करना है हमें, जहां पर भी पी आ रहा है वहां पर एन पाई अपॉन एल रखना है। कौन सी इक्वेशन में, इक्वेशन नंबर 9 में। तो ये हो जाएगा C2 साइन C2 y इज इक्वल टू C2 साइन एन पाई अपॉन एल इंटू एक्स, यही तो आएगा। हाँ पी एक्स था, ठीक। C3 कॉस सी CPT था, है ना। तो ये हो जाएगा कॉस एन पाई सी अपॉन एन पाई सी टी अपॉन एल आ जाएगा। देखो यहां पर P की जगह आ गया एन पाई और सी टी वैसे ही रहा। देखो C और T वैसे रहा, P की जगह एन पाई आ गया, ठीक है। प्लस C4 साइन एन पाई सी टी अपॉन में एल। ये मेरे पास आ गया अपडेटेड सॉल्यूशन। अब देखिए, हम दोनों बाउंड्री कंडीशन को तो अप्लाई कर चुके हैं। बाउंड्री कंडीशन 1 भी अप्लाई कर दिया हमने और बाउंड्री कंडीशन 2 भी अप्लाई कर दिया। अब हम अप्लाई करेंगे इनिशियल कंडीशन 1, लेकिन उसके लिए चाहिए डेल वाई अपॉन डेल टी। तो पहले इसको कैलकुलेट करेंगे। तो पहले इसको क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे। तो पार्शियली डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू टी। देखो कितना आएगा, डेल वाई अपॉन डेल टी इज इक्वल टू C2 साइन एन पाई एक्स अपॉन एल। भाई ये तो कांस्टेंट है ना, पूरा का पूरा एक्स का फंक्शन है। अंदर देखो जरा, ये टी का फंक्शन है। कॉस का डिफरेंशिएशन साइन होगा तो माइनस में C3 और टी का कोफिशिएंट बाहर आएगा तो C3 इंटू एन पाई सी अपॉन में एल, और कॉस का हो जाएगा साइन एन पाई सी टी अपॉन में एल प्लस C4। यहां पर भी कोफिशिएंट बाहर आएगा तो एन पाई सी अपॉन में एल, और साइन का हो जाएगा कॉस। साइन का क्या बन जाएगा, कॉस एन पाई सी टी अपॉन में एल। यहां हमारे पास डिफरेंशिएशन हो गया। नाउ अप्लाई बाउंड्री कंडीशन, नहीं बाउंड्री नहीं, इनिशियल कंडीशन। अप्लाई इनिशियल कंडीशन 1। तो फर्स्ट वाली इनिशियल कंडीशन को मैं अप्लाई कर रहा हूं यहां पर। देखो फर्स्ट इनिशियल कंडीशन क्या कहती है कि अगर आपके पास dy बाई डी टी 0 है तो t मतलब t 0 है तो dy बाई डी टी भी क्या होगा, 0 होगा। तो सबको 0 पुट कर दो। देखो यहां पर इसको भी 0 पुट कर दो, t को भी 0 पुट कर दो। तो लेफ्ट में आएगा 0, राइट में यहां पर तो 0 आएगा नहीं क्योंकि यहां t है ही नहीं। C2 साइन एन पाई एक्स अपॉन एल, और इधर से क्या बचेगा, देखो ये वाली टर्म 0 हो जाएगी क्योंकि इसमें साइन आ रहा है, साइन 0 हो जाएगा। ये बचेगा आपके पास C4 इंटू एन पाई सी अपॉन में एल कॉस एन पाई। अच्छा कॉस एन पाई नहीं बचेगा क्योंकि ये तो 0 बनेगा ना, तो 1 बचेगा। तो यही बचेगा हमारे पास, यानी कि C2 साइन एन पाई एक्स अपॉन एल, ये 0 हो गया, वो 1 हो जाएगा। तो ये C4 एन पाई एक्स सी अपॉन एल। अब फिर से वही सिचुएशन आ गई कि इनमें से 0 कौन होगा। भाई C2 0 हो नहीं सकता, ये बात हम पहले ही कर चुके हैं। इन तीनों में से कोई 0 होगा नहीं, है ना, और ये 0 है नहीं, तो बचा कौन, अगेन 4, C4 0। तो फिर से C4 हमारा क्या हो गया, 0। अब चलते हैं आगे। देखिए C4 0 हो गया, तो अब हम अपने सॉल्यूशन को क्या करेंगे, अपडेट करेंगे। अपडेटेड सॉल्यूशन कौन सी इक्वेशन थी, ये यहां पर 9 तक पहुंच गए थे। ये हमारी इक्वेशन नंबर है 10। इसको करेंगे अपडेट इसके अकॉर्डिंग। C4 को क्या करेंगे, 0 पुट करेंगे। तो अब मैं यहां पर लिखूंगा अपडेटेड सॉल्यूशन। अपडेटेड सॉल्यूशन, तो ध्यान दीजिए अपडेटेड सॉल्यूशन क्या आएगा, जरा देखो ध्यान से। अपडेटेड सॉल्यूशन, तो यहां पर अपडेटेड सॉल्यूशन हमारे पास आ जाएगा y इक्वल टू C2, y इज इक्वल टू C2 साइन एन पाई
एक्स अपॉन में एल, C2 साइन n पाई x अपॉन में l, और C4 जीरो हो चुका है, केवल ये बचेगा C3 cos n पाई ct अपॉन में l। इसको थोड़ा सही करके लिखें तो y इज इक्वल टू C2 C4 साइन n पाई x अपॉन में l, है ना, और cos n पाई ct अपॉन में l। दिस इज द अपडेटेड सॉल्यूशन, जिसको हम कह सकते हैं इक्वेशन नंबर 11। लेकिन 11 अभी इसको मैं नहीं बोल रहा, अभी इसका हम मोस्ट जनरल सॉल्यूशन लिखेंगे। क्या लिखेंगे? मोस्ट जनरल सॉल्यूशन। देखिए अभी हमारे पास एक इनिशियल कंडीशन बची हुई है, उसको तब लगाएंगे जब हम पहले मोस्ट जनरल सॉल्यूशन लिख देंगे। तो मोस्ट जनरल सॉल्यूशन के लिए क्या करते हैं, दोनों कांस्टेंट की जगह एक ही कांस्टेंट रखते हैं। तो मोस्ट जनरल सॉल्यूशन, तो यहां से हम मोस्ट जनरल सॉल्यूशन लिखने जा रहे हैं, जरा ध्यान देना। कैसे लिखेंगे? y ब्रैकेट में x कॉमा टी भी लिख लेते हैं यहां पर, है ना। इसकी जगह bn, पहले समेशन लगाएंगे, n को वेरी कराएंगे 1 से लेके इंफिनिटी तक। C2 C4 की जगह आ जाएगा bn, और ये एज इट इज लिखा जाएगा साइन n पाई x अपॉन में l cos n पाई ct अपॉन में l। ये हमने यहां पर लिख दिया। अब आगे तो ये था हमारा मोस्ट जनरल सॉल्यूशन, जिसको हम कहेंगे इक्वेशन नंबर 11। ये क्या हो गई? हमारी इक्वेशन नंबर 11 होगी। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं, है ना। अब यहां पर हम ये भी देख लेते हैं कि हमें वैसे प्रूव क्या करना था, ये तो हमने देखा ही नहीं। हाँ, इसमें हमें ये प्रूव करना है कि y x कॉमा टी इक्वल टू a साइन पाई x कॉस पाई सी टी अपॉन l। ये हमें यहां पर दे रखा है, यानी कि y की वैल्यू हमें यहां पर दे रखी है, ठीक है ना। चलिए, तो पहले हम अपनी बाउंड्री कंडीशन पे भी ध्यान देते हैं। ये रही हमारी बाउंड्री कंडीशन, t इक्वल टू 0 तो y इक्वल टू दिस, ठीक है। चलिए, नाउ अप्लाई बाउंड्री कंडीशन 2, अप्लाई बाउंड्री नहीं, इनिशियल कंडीशन 2। चलिए देखिए कितना आएगा। देखिए इनिशियल कंडीशन 2 क्या कहती है कि अगर t की वैल्यू 0 होगी तो y की वैल्यू क्या होगी? a साइन पाई x अपॉन l। यही था ना, यहां पर a साइन पाई x अपॉन l होगी, ठीक है। हाँ, तो y की जगह आ जाएगा a साइन पाई x अपॉन में l इज इक्वल टू यहां पर t की जगह 0 पुट कर दो, तो समेशन n की वैल्यू 1 से लेकर के इंफिनिटी bn और साइन n पाई x अपॉन में l, और जब t की जगह 0 पुट करेंगे तो 1 बन जाएगा, यानी कि यही टर्म हमारे पास बचेगी। अब क्या करें? अब हमें कंपैरिजन करना है, तो कंपैरिजन में जितनी टर्म इधर है उतनी टर्म उधर ओपन कर लेते हैं। एक ही टर्म है यहां पर, तो एक काम करो उधर एक्सपेंड करते हैं। देखिए a साइन पाई x अपॉन में l, और इसको अगर ओपन करेंगे तो b1 साइन पाई x अपॉन में l, और आगे ओपन करते हैं तो b2, लेकिन आगे का हमारे किसी काम का नहीं है, साइन 2 पाई x अपॉन l, और प्लस डैश डैश चलता जाएगा। तो देखो हमें केवल इधर लेफ्ट में एक टर्म है, यहां भी एक टर्म है, हमें तो एक टर्म से मतलब है। तो यहां पर हमारे पास b1 की वैल्यू ऑन कंपैरिजन, तो देखिए कंपैरिजन करने पर ऑन कंपैरिजन देखिए जब आप कंपैरिजन करेंगे तो यहां पर आपके पास b1 की वैल्यू आ जाएगी a, तो b1 के प्लेस पर क्या आ जाएगा? a आ जाएगा कंपेयर करने पे। अब क्या करेंगे? अब ये जो हमारे पास b1 आया है, इस b1 की वैल्यू इक्वेशन नंबर 11 में हम पुट कर देंगे, है ना। इक्वेशन नंबर 11 में हम क्या करेंगे? पुट करेंगे। तो नाउ फ्रॉम इक्वेशन नंबर 11, यहां पर लिखता हूं फ्रॉम इक्वेशन नंबर 11। देखिए इक्वेशन नंबर 11, इसको एक्सपेंड करके लिखिए, तो y x कॉमा टी इज इक्वल टू, अब मैं इस इक्वेशन को एक्सपेंड करके लिख रहा हूं, तो n की जगह 1 पुट करेंगे, क्या आएगा?
n की जगह अगर हम 1 पुट करेंगे तो ये आएगा b1 साइन n पाई x, n की जगह 1 आएगा साइन पाई x अपॉन l, साइन पाई x अपॉन l कॉस पाई सी टी अपॉन l, पाई सी टी अपॉन में l प्लस, इसके आगे लिखना चाहे लिख दे, कोई फर्क नहीं पड़ रहा क्योंकि आगे की टर्म हमारी किसी काम की है नहीं, क्योंकि हमारे पास एक ही कांस्टेंट आया है b1, तो हमें b1 वाली टर्म को ही ओपन करना था, तो आगे की टर्म लिख के कोई फायदा नहीं। चलिए अब b1 की वैल्यू कितनी है a, तो a को यहां पर पुट कर दो, यानी कि फाइनली हमारे पास क्या आ जाएगा, फाइनल सॉल्यूशन y x t इज इक्वल टू a साइन पाई x अपॉन l cos पाई सी टी अपॉन l, एंड दिस इज द फाइनल सॉल्यूशन ऑफ द गिवन क्वेश्चन। क्या यही हमें प्रूव करना था? एक बार चेक कर लेते हैं, क्या हमें यही प्रूव करना था? a साइन पाई x अपॉन l cos पाई सी टी अपॉन l, यही प्रूव किया हमने, पाई सी टी अपॉन l, हैंस प्रूव्ड। तो मेरे ख्याल से अब आपको समझ में आ गया होगा, है ना, कि किस तरीके से ये क्वेश्चन करते हैं, हैंस प्रूव्ड। तो मैंने आज आपको वन डायमेंशनल वेव इक्वेशन के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व कराए। कौन से क्वेश्चन सॉल्व कराए? ऐसे क्वेश्चन सॉल्व कराए जहां पर फाइनली आपको कंपैरिजन से कांस्टेंट मिल जाते हैं, है ना, यानी कि एंड में जाके आपको कंपैरिजन करना पड़ता है। अब मैं आपको एक क्वेश्चन नेक्स्ट लेक्चर में ऐसा कराऊंगा जहां पर आपको कंपैरिजन से वैल्यू नहीं मिलेगी, यानी कि वहां पर आपको अप्लाई करना पड़ेगा हाफ रेंज साइन सीरीज, हाफ रेंज साइन सीरीज को आपको अप्लाई करना पड़ेगा। तो ये हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, और नेक्स्ट लेक्चर में हमारी जो पहली एप्लीकेशन है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन की, वन डायमेंशनल वेव इक्वेशन, सॉल्यूशन ऑफ वन डायमेंशनल वेव इक्वेशन, वो कंप्लीट हो जाएगा। यानी कि नेक्स्ट लेक्चर में इस यूनिट का हमारा सेकंड टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। एक टॉपिक तो हम पहले ही कंप्लीट कर चुके हैं, है ना, मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल को। अब यहां पर हमारे पास है डीपीपी, देखिए डीपीपी। अब यहां पर मैंने आपको देखो 3 क्वेश्चन दिए, है ना, 3 क्वेश्चन यहां पर दिए हैं, और भी क्वेश्चन आप चाहें तो प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो 2 मैंने आपको करा दिए, 3 मैंने आपको करा दिए, 3 और 1 मैंने लास्ट में आपको डीपीपी में दिया था। तो यहां पर ये तीनों क्वेश्चन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तीनों ही क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, जो मैंने कराए वो भी इंपॉर्टेंट, और कोई चेंज नहीं है, सारे क्वेश्चन बिल्कुल एक ही जैसे हैं, सब कंपैरिजन वाले हैं। देखो सब में साइन दिया हुआ है, तो सब कंपैरिजन वाले हैं। हाँ, यहां पर हो सकता है कि आपको साइन क्यूब दिया है, यहां पर कंफ्यूजन हो जाए, तो कोई कंफ्यूजन आपको यहां नहीं होगा। यहां पर आप साइन 3 थीटा का फॉर्मूला लगा देंगे, तो जब आप साइन 3 थीटा का फॉर्मूला लगाएंगे तो वहां पर आपको साइन क्यूब की थीटा की वैल्यू मिल जाएगी। बात समझ में आ गई ना? तो यहां पर एक्चुअल में 2 टर्म में ये कन्वर्ट हो जाएगा, तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, बस साइन 3 थीटा का फॉर्मूला लगाना है एंड में जाकर के, ठीक है। तो इन क्वेश्चन को आप सॉल्व करिए, उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम इस टॉपिक को कंप्लीट करेंगे और एक और क्वेश्चन इसका सॉल्व करेंगे पूरा डिटेल में, तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो अभी आप इन तीनों क्वेश्चन को प्रैक्टिस करिए। ओके, थैंक यू वेरी मच।